तो आप सभी महानुभावों का धन्यवाद है। आप मुझे यहाँ पे ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी बात यहाँ रख सकूं, जो भी मैं अपने जीवन में जाना समझा हूँ। तो मेरा नाम प्रेमजीत सिरोही है और दिल्ली से हूँ। विषय है मेरा आज का कि जो आज की दुखद भरी अवस्था हम देख रहे हैं अपने भी जीवन में और अड़ोस पड़ोसियों के, या जहाँ तक भी हम देख सुन सकते हैं वहाँ तक के जीवन में, तो उसका मूल कारण क्या है, इस विषय को मैं यहाँ पे रखूँगा। उसके पहले थोड़ी सी देर के लिए एक विषय है, वो है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य के बिना कोई बात का पता नहीं चलता कि भाई जो भी हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सही है कि गलत है। ये तय होता है जीवन के उद्देश्य से। अगर जीवन का उद्देश्य पहले स्पष्ट नहीं है तो हम लोग जो भी बोलेंगे उसको हम कस नहीं सकते। जो बोल रहे हैं वो जीवन के उद्देश्य के अनुसार है या इधर उधर कुछ है। तो मैंने जो इस प्रश्न के उत्तर में जब मैं गया, मैंने खोज खबर की, तो मुझे निकल के आया कि जीवन का उद्देश्य है सभी प्रकार से सुखी होना। हर एक जीव, जिसमें विशेष रूप से आदमी है, वो हर प्रकार से सुखी होना चाहता है। जैसे कोई लोग आनंद नाम से भी बोल देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ये आनंद उत्सर्जन ये देखा ही है कि आनंद उत्सर्जन चिंतन कार्यशाला एवं उसी बात के लिए संवाद है कि भाई कैसे आनंद का उत्सर्जन हो सके, कैसे आनंदित अवस्था का निर्माण हो सके सभी लोगों के जीवन में। तो इसी बात को मैं सिंपल सी भाषा में सुख बोल के चल रहा हूँ। तो जीवन का उद्देश्य जो है वो है सुखी होना, आनंदित होना। तो अब जो भी हम सारी बात करेंगे उसको इसी पर कसौटी कस के देखेंगे कि उस बात से आनंद का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुख का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो बात सही है, धारण करने योग्य है, माने वो धर्म है फिर। और अगर उससे आनंद का, सुख का उत्सर्जन नहीं होता, उल्टा दुख का उत्सर्जन होता है, तो वो बात अधर्म है, माने अधारणीय है। उसको हमें धारण नहीं करना चाहिए, वो हमारे जीवन में आसपास में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो हमारी हर बात की कसौटी यही होगी। जब भी हम लोगों को कभी चेक करना होगा कि जो कहा जा रहा है वो उसको प्रमाणित करना होगा कि ये सही है कि गलत है, तो ये हम लोग जांच के देखेंगे कि इससे सभी के लिए सुख का उत्सर्जन हो रहा है, आनंद का उत्सर्जन हो रहा है। अगर हो रहा है या उससे हो सकता है तो ये बात ठीक है। इस बात को हमें अपने जीवन में रखना चाहिए, अपनी व्यवस्था में रखना चाहिए। जहाँ कहीं भी वो हो सकती है वहाँ उसको होना चाहिए। इसमें अगर इस बात में किसी को भी दोहराए है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो सुख के या आनंद के अलावा कुछ है, तो इसके लिए हम लोग अलग से इस पर चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होगा तो इसके आगे की बात करना बेमानी हो जाता है, माने उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो क्या मैं समझ के चलूँ कि आप सब लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि जीवन का उद्देश्य जो है वो आनंद का उत्सर्जन है, सुख का उत्सर्जन है, संवर्धन है? जी ठीक है निश्चित जी। तो अब आनंद के उत्सर्जन के लिए हमें दो कार्य करने पड़ते हैं। एक है कि जिन चीज़ों से दुख का उत्सर्जन हो रहा है वो कैसे रुके, है ना। जिन चीज़ों से हमारे जीवन में दुख पैदा होता है वो कैसे स्टॉप कर जाए। और फिर दूसरा है कि जिन चीज़ों से सुख का उत्सर्जन होता है उन्हें हम अपने जीवन में कैसे बनाए रख सकें, या कैसे वो बना रह सके सभी लोगों के जीवन में। उसी पर आधारित पूरी व्यवस्था हो, उसी पर आधारित सारे कार्यकलाप हों, उसी पर आधारित संवाद हो, उसी पर आधारित चिंतन हो, उसी पर आधारित सारी अभिव्यक्ति हो, उसी पर ही आधारित सब कुछ हो। तो उसी क्रम में मेरा पहला जो कहना है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दुख पैदा हो रहे हैं हमारे जीवन में उसका मूल कारण क्या है, और उसका हम निवारण कर दें तो कम से कम दुखों का निरोध हो जाएगा। पहला भाग मैं ये रख रहा हूँ। उसके बाद में फिर किससे सुखों का उत्सर्जन होता है और संवर्धन होता है, किस कारण से, उसका मैं दूसरे भाग में यहाँ उल्लेख करूँगा। दोनों भाग
बेसिक रूप से यहाँ रख देने पर मेरा जो पहला भाग है वो इसका पूरा फिनिश हो जाएगा यहाँ पे जी। तो दुख का कारण क्या है? जब मैं इस खोज में गया तो मैंने पाया कि भाई आदमी क्या चाहता है। आदमी चाहता है कि भाई उसके जीवन में कोई भी दुख ना हो, जैसे कि वो उसको कोई बीमारी ना हो। कोई चीज़ चाहता है और वो अवेलेबल भी है धरा पे, और वो उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो उसमें कोई रुकावट ना हो। कोई रुकावट होती है तो वो उसे पा नहीं पाता। जैसे बाज़ार में आज के समय में लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, दुकानों में रखी रहती हैं, लेकिन अब जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वो उसे खरीद नहीं सकता। ये एक कारण बन गया कि बाज़ार में जितने भी सुख पैदा करने वाली वस्तुएं हैं जो रखी हैं, लेकिन इस आदमी को उपलब्ध नहीं है। किस कारण से? कि इसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि आज की व्यवस्था में पैसे को हमने एक मोड बनाया हुआ है कि उससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अब 90% आदमी की अवस्था ऐसी है कि उसके पास में या तो इतना पैसा नहीं है कि जितना वो खरीदना चाहता है, और या तो बहुत कम है, यानी है ही नहीं है, जैसे तैसे दाल रोटी उसकी चलती है। ऐसी अवस्था में 90% लोग हैं। अगर हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट को मान लें तो 10% ही केवल वो लोग हैं जिन्हें बाज़ार में कुछ भी रखे हुए को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। उनकी इच्छा होती है, वो ऑर्डर करते हैं और उनको मिल जाती है, और वो उसका जो भी एंजॉय है वो उठाते रहते हैं। जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं अभी उपस्थित इस धरा पर, तो मैंने देखा कि इन के पास में भाई ये इनके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मैं अर्थशास्त्र में गया कि वहाँ क्या कमी है, ये 90% के पास इतना पैसा क्यों नहीं पहुँच रहा है कि ये भी उन 10% की तरह ही जो चाहे सब खरीद लें। तो पता चला कि वहाँ पे एक ऐसी बड़ी गड़बड़ हो रखी है, जिस गड़बड़ की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब तक उसका कोई उपाय नहीं किया जाएगा तो हमारे बाकी सारे उपाय ये इनके प्रकारेण उन्हीं 10% लोगों को चले जाएंगे। माने हम भी जो सुख का उत्सर्जन करेंगे वो भी उन्हीं को अवेलेबल होगा जिनके पास में पैसा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और बिना पैसे वाली चीज़ें हम बहुत दूर तक नहीं कर सकते, वो अपने आस पड़ोस थोड़े कुछ लोगों तक कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी वो चीज़ें नहीं जाती। तो क्या है कि बिना पैसे के आप बाज़ार में मांग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको सब समझ में आ गया। आप अपने में भी देखते ही होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से यहाँ कोई भी इतना ज़्यादा अमीर है कि वो जो चाहे खरीद ले। तो कई बार ऐसा होता होगा हमारे जीवन में कि हम कुछ खरीदने जाते हैं, खरीदना चाहते हैं, मगर देखते हैं जेब में कि पैसा नहीं है, तो वो पैसा ना होने की वजह से हम अपनी इच्छा को ड्रॉप कर देते हैं, दिल छोड़। अगर हमारा बच्चा मांग रहा है, हमारे घर में माँ है, पिता है या पत्नी है, उनकी कोई इच्छा है और उन्होंने वो इच्छा व्यक्त की, तो हम उसको इसलिए ड्रॉप करा देते हैं उनसे कि पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकते, या बोल देते हैं बाद में देखेंगे, जब हो जाएगा तब हम करेंगे। इससे होता क्या है कि बाज़ार में मांग कम हो जाती है ना। क्योंकि जब आप मांग ही नहीं करने जा रहे हैं, आपने पैसा नहीं होने की वजह से वो इच्छा ड्रॉप कर दी, तो आप वो बाज़ार में मांग ही करने नहीं जा रहे। तो बाज़ार जो प्रोडक्शन करता है चीज़ों का, वो इस हिसाब से करता है कि वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी मांग होगी तो हम इतना प्रोडक्शन कर दें, इतने मोबाइल बना दें, इतने टीवी बना दें, इतनी साइकिल बना दें, इतनी मोटरसाइकिल बना दें, इतनी चिप्स बना दें, इतना आटा बना दें, इतना ये कर दें। वो अपना लगाते हैं हिसाब किताब, तो वो उतना ही प्रोडक्शन करते हैं बस। तो माने थोड़ी मांग होती है तो थोड़े प्रोडक्शन की व्यवस्था होती है। अब थोड़े प्रोडक्शन की व्यवस्था होती है तो इससे क्या, थोड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस प्रोडक्शन को करने के लिए, है ना। क्योंकि जब थोड़ा हम लोग मांग कर रहे होंगे तो थोड़ा ही प्रोडक्शन होगा, तो थोड़े प्रोडक्शन को बनाने के लिए थोड़े लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, माने रोजगार कम पैदा होगा। अब एक नियम इधर लगा हुआ है, जैसे एक नियम इधर लगा हुआ है कि बिना पैसे की मांग नहीं कर सकते, इधर लगा हुआ है कि बिना रोजगार के आपके पास पैसा नहीं आ सकता। तो जब बिना रोजगार के आपके पास पैसा नहीं आ सकता, तो
उससे आप मांग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध है तो वो थोड़े लोगों को पैसा आता है और वही लोग उसमें जाके मांग करते हैं, और ये एक चेन बन जाती है जिसमें 10% लोग पूर्णतया और बाकी 10-15% लोग आंशिक रूप से उस इकोनॉमिक चेन के हिस्सेदार बने रहते हैं। बस इन दो नियमों की वजह से कि बिना रोजगार के पैसा नहीं आएगा और बिना पैसे के मांग नहीं होगी, और बिना मांग के रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल बन गया है कि जिसे आज तक क्योंकि ये जब से चला आ रहा है, ये वाला नियम बहुत पहले से चला आ रहा है, जितना भी हमारे पास इतिहास है, ये नियम की तोड़ आज तक कोई कर नहीं सका। थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं कि लोन दे देते हैं कि ठीक है भाई तुम लोन ले लो, लेकिन लोन भी उसी को मिलता है जो भविष्य में कमाई करने की स्थिति में है, वही लोन लेने जाता भी है जिसको लगता है कि मैं पटा दूंगा, और दूसरा आदमी भी ये देख के ही लोन देता है कि क्या ये पटा सकता है आगे को, तो वो लोन देके थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी में कि चलो भाई बिना पैसे के भी आप खरीद लो, आज नहीं लेकिन भविष्य में आएगा तब तो आप दे ही दोगे, तो वो भी उसी हिसाब से। तो इससे भी थोड़े लोगों को ही लाभ पहुंचता है, बल्कि उन्हीं को लाभ पहुंचता है जो ऑलरेडी उस इकोनॉमिक चेन में हैं। तो अब अगर कोई भी खोज होती है, जैसे वैज्ञानिक रूप से कितनी भी खोज हो जाए और वो टेक्नोलॉजी बने, उसका लाभ किसको मिलेगा? इन्हीं 15-20% लोगों तक ही मिलेगा ना, क्योंकि वो तो परचेजिंग से होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी वो आप परचेज ही कर सकते हैं, फ्री में आपको कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं रहती है। तो ये जो 80% के आसपास लोग हैं, 80 से 85% लोग हैं, ये कभी भी इस इकोनॉमी का हिस्सा इतिहास में आप देखेंगे तो कभी नहीं बन सकते। तो चाहे जब राजतंत्र था, उसके पहले आपका जो कबीला तंत्र था, और आज चाहे सो कॉल्ड लोकतंत्र है, यहाँ तक में हम देख रहे हैं कि केवल 10 से 15-20% लोग ही इस हर एक चीज़ का एंजॉय उठाने में सक्षम हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं। किस वजह से? इस नियम की वजह से कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते। तो ये जो अर्थशास्त्र का नियम है कि बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और बिना रोजगार के पैसा नहीं आएगा, क्योंकि रोजगार तो मांग पर निर्भर कर रहा है। वो मांग है नहीं तो रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी है। तो आखिर ये जो बेरोजगारी वाला वर्ग लगातार बना हुआ है, इसका क्या? ये तो दुखी रहेगा ना। ये उन सुखों के लिए भी दुखी रहेगा जो धरा पर तो उपलब्ध हैं मगर इसको उपलब्ध नहीं है। क्या जब तक हम इस बुराई का कोई तोड़ नहीं निकाल लेते, कुछ भी करके क्या इन 85% लोगों को आप सुख सुविधाओं से ग्रस्त कर सकते हैं? क्या सुख सुविधाएं उनको अवेलेबल करा सकते हैं क्या? कितना ही भी कुछ भी करके, चाहे कितनी स्पीच करें, चाहे कितना ही कुछ करें, चाहे उनको बोलें कि अरे तुम तो आलसी हो, तुम तो काम नहीं करते हो। अरे भाई काम तो है नहीं ना। जब मांग नहीं है तो काम नहीं है, तो वो करेगा क्या? जाके सड़क पे गड्ढा खोदने लगेगा क्या? काम होगा, क्योंकि काम उसी को कहा जाएगा ना जिसके बदले पैसा मिलेगा। फ्री वाला जो आप कोई लोग समाज सेवा करते हैं बिना पैसे के, उसमें तो पैसा मिलता नहीं है, तो वो तो आदमी मांग कर नहीं सकता जाके। तो समाज सेवा उसके लिए तो ठीक है कि जिसके पास में दूसरे सोर्स हैं और वो वहाँ से अपना एंजॉय करता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसका समाज सेवा तो काम नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि उसके बदले तो उसे कुछ मिल नहीं रहा और उसको और उसके परिवार को उसके बदले में कोई सुख प्राप्ति की स्थिति है नहीं। तो ये जो जब तक समस्या है एक खराब अर्थशास्त्र की, क्या इसको सॉल्व किए बिना बाकी जितनी भी दूसरी समस्याएं हैं उनमें आप कर सकते हैं? जैसे क्या सबको शिक्षा दी जा सकती है अगर आप इस अर्थशास्त्र को ठीक नहीं करते हैं तो? क्योंकि शिक्षा के लिए आपको जगह चाहिए, आपको टीचर्स चाहिए, आपको पूरा स्टाफ चाहिए, उस स्टाफ के लिए सैलरी चाहिए। तो सबको शिक्षा व्यवस्था करने के लिए वो एक अर्थव्यवस्था चाहिए उनके लिए, जो इस कारण से उपलब्ध नहीं है। व्यवस्था के पास भी ज़्यादा पैसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब थोड़ा मांग हो रहा है, थोड़ा खरीदा जा रहा है, थोड़ा बेचा जा रहा है, तो टैक्स भी थोड़ा ही पैदा हो रहा है। जब टैक्स थोड़ा पैदा हो रहा है तो सरकार भी गरीब रहेगी। वो भी 50 काम का आपको वादा करके आएगी और 2-4 काम करके चली जाएगी, क्योंकि भाई सारे काम तो पैसे से ही होते हैं ना, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं। सरकार कोई भी काम को आज
जारी करे, अलॉट करे, तो उसके साथ में उसे बजट देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं? बिना बजट के सरकार कोई भी काम पैदा नहीं कर सकती ना। जो भी वो काम पैदा करेगी उसके लिए उसे उसके साथ में बजट एलोकेशन करना होता है। अगर बजट नहीं है तो वो फिर ऐसे हो जाएगा कि वादा हो गया, उसका शिलान्यास भी हो गया, मगर काम कभी शुरू नहीं होगा क्योंकि बजट ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारे सरकारों के काम आप देख लेंगे तो वो वादा करते हैं, उसका शिलान्यास भी करते हैं, मगर वो काम कभी होता नहीं। नहीं तो प्रधानमंत्री के हाथ से क्या है, उसको तो साइन ही तो मारना, उसको थोड़ी कुछ करना है। लेकिन भाई पैसे का जुगाड़ तो उसको करके देना है ना, नहीं है तो कहाँ से करेगा? तो करेगा नहीं, तो वो भी इंतजार करते रहता है कि कब पैसा आएगा और कब वो करेगा। इस अर्थशास्त्र के नियम की वजह से हर आदमी मजबूर है। जिसके पास पैसा नहीं है वो इसलिए मजबूर है कि वो कुछ मांग नहीं कर सकता। सरकार इसलिए मजबूर है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो जितना जनसाधारण के लिए काम करना चाहती है उतना काम कर सके। कोई काम करती भी है, सड़क वड़क कुछ बनाती भी है, तो उसके लिए भी टोल टैक्स खड़ा कर देती है कि और इससे पैसा जनरेट होगा तो दूसरी सड़क बना लेंगे। मतलब जो काम कर भी रही है उसको भी वो फ्री अवेलेबल नहीं करवा पाती। तो इस सब से क्या रहता है कि ये सारी सुख सुविधाएं लिमिटेड हो जाती हैं कुछ लिमिटेड लोगों को, और बाकी सारे लोग अपना पूरा जीवन जो है इसी गरीबी में, इसी परेशानी में और इन्हीं दुखों में वो निकाल देते हैं। कभी बीमार पड़ जाएं तो सरकारी अस्पतालों में या तो लाइन इतनी लंबी है कि आप मर जाएंगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा, और या तो प्राइवेट में आप जाके तुरंत इलाज कराना तो पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं है। सरकारी में भी आप जाएंगे तो 2 दवाई देंगे, 10 दवाई आपको बाहर से खरीदनी होगी। उनके लिए भी ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उनके पास भी बजट नहीं है। सारी चीज़ें तो पैसे से आएंगे ना। वो उनको जो भी कुछ करना होगा, उनको एक टीचर भी अगर नियुक्त करना है स्कूल में तो उसकी हर महीने की सैलरी 40,000, 50,000, 80,000 जो भी रखी होगी वो उसको हर महीने देनी है उन्हें। तो वो एक भी भर्ती निकालेंगे, एक भी रोजगार निकालेंगे तो उसका उनके पास बजट होना चाहिए, तब वो उसको संभाल सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा चलेगा कि साल भर तक उसकी सैलरी नहीं आएगी। ऐसा कई डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि उनकी सैलरी वो मुश्किल से कभी कभार करके देते हैं, 4-4 महीने तक आती नहीं है। जो ठेकेदारी टाइप के कुछ काम है सरकार के द्वारा में। तो जब तक ये अर्थशास्त्र की ये समस्या रहेगी, माने ये वाला अर्थशास्त्र रहेगा जो आज तक रहा है, जो इस आधार पर है कि भाई पैसे से आपको चीज़ें मिलेंगी, पैसा है तो आप ले जाओ और नहीं है तो जियो ऐसे ही जैसे जीना है। अब इससे होता क्या है, इसके आप इफ़ेक्ट देखें गरीबी के, कि गरीबी के इफ़ेक्ट में कोई आदमी अगर इस बात को कमज़ोर अपने आप को समझ के और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बेचारा गरीबी में जीता रहता है, या तो फिर वो अपराध की तरफ निकल जाता है। मतलब पैसा दूसरे ढंग से कमाने की तरफ चला जाता है। दूसरा ढंग मतलब व्यवस्था से अलग, माने इलीगल। व्यवस्था से अलग कोई भी तरीका होगा वो इलीगल कहलाएगा उस व्यवस्था के लिए। तो उसमें वो गुंडागर्दी, ठगी, लूटपाट, ये सारे उसमें काम आ जाते। 420 माने ये इन प्रकार जैसे भी करके वो दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे को ठग के, दूसरे को झूठ बोल के, दूसरे को कुछ भी करके वो पैसा उनसे हड़पे, तो इस तरीके में चला जाता है। तो इस तरीके से व्यवस्था में कयोस हो जाता है, भय पैदा होने लगते हैं उन लोगों को जिन लोगों के यहाँ चोरी हो सकती है, जिन लोगों के यहाँ पैसा कोई ठग सकता है, छीना जा सकता है। उन लोगों को पैसा तो है उनके पास में, मगर इसके साथ भय भी व्याप्त हो जाता है कि उनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और वो दुर्घटना मर्डर तक जा सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि ये जो फोगाट है हरियाणा की, वो 100 करोड़ रुपयों के लिए मारी गई। उसी के मित्रों ने उसको ड्रग्स पिला के और उसका मर्डर कर दिया। तो अब इससे क्या रहता है कि समाज में एक खींचतान मच जाती है। या तो वो गरीब होके और पड़ा रहे कोने में, वो भी कोई जिंदगी नहीं है, और या तो फिर पैसे के लिए खींचतान मच जाती है उन लोगों में जो पैसे पर लीगल या इलीगल ढंग से दावेदारी करते हैं या कर सकते हैं। तो इससे एक भय का माहौल हो जाता है, इससे एक परेशानी का माहौल पैदा होता है, जिसमें फिर सभी लोग डरते हैं। क्योंकि जो थोड़े थोड़े अमीर हैं वो इसलिए डरते हैं कि जो उनसे ज़्यादा गरीब हैं वो तो इनके यहाँ करेंगे, वो तो अंबानी के यहाँ जाएंगे नहीं ना चोरी करने, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है। तो वो किसी अपने से थोड़े से ज़्यादा अमीर के यहाँ चोरी करेगा।
तो ऐसे पूरा एक वर्ग बन गया ऊपर से लेके नीचे तक का। तो हर एक अमीर को अपने से कम जो है उससे ये भय खड़ा होता है। तो आदमी आदमी के बीच में प्रेम नहीं पैदा होता, क्योंकि जहाँ डर होगा, जहाँ भय होगा, जहाँ शंका होगी एक दूसरे के प्रति, तो वहाँ पे उनका संबंध जैसा बनेगा नहीं। तो शंकालु वाला संबंध होगा। हमेशा एक आदमी दूसरे आदमी को शंका की दृष्टि से ही देखेगा, क्योंकि वहाँ से कभी भी 420 हो सकती है। तो आप देखेंगे इसका प्रभाव के सारे अपराध इस खराब नियम की वजह से पैदा हो रहे हैं। रिश्तों के बीच दरार इस नियम की वजह से पैदा हो रही है। भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, इसके लिए मर्डर तक हो जाते हैं एक दूसरे के। और शोषण तो एक छोटी सी बात है उसमें। एक ज़्यादा ताकतवर आदमी अपने से कमज़ोर आदमी का शोषण कर लेता है बड़े आसानी से। तो ये जो सारे दुख पैदा हो रहे हैं, एक तो दुख यही हो गया कि उसको सुख की उपलब्धता नहीं है पैसे की वजह से। इसके अलावा इस चेन में जो ये सारी गुंडागर्दी, सारा शोषण, सारा भ्रष्टाचार, ये जो सब पैदा हो रहा है, ये और दुखों को जन्म दे रहा है। तो सुखों को कम कर रहा है ये, और दुखों का जन्मदाता है। ऐसे दुख जो अगर ये कारण ना होता तो ये पैदा ना होते। एक नियम और इसमें है कि किसके श्रम का क्या वैल्यू होगा, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब ये मेरे और आपके बीच में है कि हम एक दूसरे के श्रम की क्या वैल्यू तय कर ले। मैं क्या बोलूं और आप किस पे मान जाओ। जैसे मैं जाऊं लेबर चौराहे पे और मैं बोलूं कि भाई मेरे यहाँ आज पुताई होनी है, और वो बोले कि मैं तो 500 रुपये लूँगा, मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं तो 250 रुपये लूँगा। अब अगर वहाँ पे उनको काम नहीं है, उनको पता है कि रोज़ आधे से ज़्यादा लोग वापस चले जाते हैं बिना काम के, तो वो 250 पे नहीं तो 300 पे राजी हो जाए कि भाई चलो 300 तो आएंगे, नहीं तो घर जाना पड़ेगा और ये भी नहीं मिलेंगे। ऐसे करके आपके श्रम का मूल्य तय हो रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपये तय हो रहा हो महीने का, चाहे 10,000 रुपये तय हो रहा हो, चाहे 1 करोड़ रुपये तय हो रहा हो। इस तरह से तय हो रहा है। क्या ये तरीका कोई समझदारी वाला है? क्या इसमें कोई बुद्धिमानी की बात है क्या? कि आपके श्रम की वैल्यू 10,000 इसलिए है क्योंकि आप वाला श्रम करने वाले लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और वो काम कम है। ये कोई समझदारी की बात है क्या? इस तरीके से किसी के श्रम की वैल्यू तय करें। और श्रम से ही फिर वस्तु का मूल्यांकन होता है। इसीलिए किसान के कोई भी प्रोडक्ट की कीमत उसको ढंग से नहीं मिल पाती, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा हैं संख्या में, और वो जितना पैदा कर पा रहे हैं उतने की मांग हो नहीं रही है। तो उसकी वस्तु का मूल्य क्या हो गया? जितना उसका श्रम लग भी रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, कई बार घाटे में चले जा रहा है। अगर कोई बारिश आ गई, उसका कुछ हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, पशु चर गए, या कोई बीड़ी पीता जा रहा था और खड़ी फसल में आग लग गई, कुछ भी हो गया मतलब। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये अर्थशास्त्र जो है ये समझ वाला नहीं है। इसे कोई समझदारी, मतलब इसे शास्त्र भी क्यों कह रहे हैं मैं आज तक नहीं समझ सका कि इसे शास्त्र क्यों बोला जा रहा है। शास्त्र तो भाई वो है ना जो अच्छे से खोज के, समझ के, बुद्धिपूर्वक जीवन के उद्देश्य के हिसाब से बनाया गया हो, वो ना शास्त्र होगा जिसमें कोई ज्ञान की बात हो। ये कोई ज्ञान की बात है कि मैं आपको अगर दबा सकता हूं तो मैं आपको आपके श्रम का 100 रुपये भी नहीं दूंगा। और ये तो अभी की बात है। 100 साल पहले कितने सारी बेगारी करवाई जाती। बेगारी आप जानते हो, गाँव में गरीब आदमी मुश्किल से कोई रोटी पानी मिल जाए, इसके चक्कर में सारे दिन उसके यहाँ बेगारी करता रहे। इसको बेगारी करना बोला जाता था कि उसे शाम को रोटी मिल जाएगी जिसमें से वो 2 रोटी खुद खा लेगा और 2 रोटी घर को ले जाएगा। उसके चक्कर में बेगारी करनी पड़ती थी, मतलब काम ही नहीं था। अब जब काम नहीं है, ये किसकी गलती है? ये इसी अर्थशास्त्र की गलती है जो कहता है कि बिना पैसे के आपको मांग नहीं कर सकते, क्योंकि अब मांग नहीं होगी तो काम पैदा नहीं होगा। क्योंकि भाई मांग होगी तो उसी की पूर्ति के लिए तो काम पैदा होता है ना।
रोजगार उसी के लिए तो होगा। अब अगर जैसे यहाँ ये आश्रम ना बनाया जाए तो आश्रम में सेवा करने वालों को सेवा की स्थिति पैदा होगी क्या? नहीं हो सकती। तो मान कोई चीज होगी, किसी की मांग है, अगर आश्रम बनाने की मांग आई तो फिर आश्रम बनाने वालों के लिए काम पैदा हुआ कि भाई लेबर आ जाओ, मिस्त्री आ जाओ, राज आ जाओ, आर्किटेक्चर आ जाओ, सबके लिए काम पैदा होता है वो एक पूरी चेन की। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है उसके पास में, घर बनाना तो चाहता लेकिन पैसा नहीं है, तो वो घर की मांग नहीं करता तो तो रोजगार पैदा नहीं होता। माने मिस्त्री के लिए, लेबर के लिए, उनके लिए रोज काम नहीं आता, वो बैठे रहते हैं अपना, ऐसे इंतजार करते रहते हैं कि कब किसी के पास पैसा होगा वो घर बनाना चाहेगा, फिर हमें बुलाएगा, फिर हम घर बनाएंगे, फिर हमें 2 पैसे मिलेंगे, फिर हमारा घर चलेगा। तो ये जो बेकार टाइप का अर्थशास्त्र है, ये जब तक रहेगा तब तक ये रेशो बदलने वाला नहीं है 10% और 90% का। 10% अमीर रहेंगे और 90% गरीब रहेंगे, और 10% के द्वारा 90% का शोषण वाली प्रक्रिया चलती रहेगी इस अर्थशास्त्र की वजह से। उन 10% लोगों की वजह से नहीं, उसमें तो कोई भी हो सकता है, उसमें मैं हो सकता हूँ, उसमें आप हो सकते हैं, और 90% में भी कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, माने आदमी होंगे दोनों में ना। इस अर्थशास्त्र की वजह से, क्योंकि गरीब अमीर होने का प्रयास करेगा और अमीर अपनी अमीरी को बनाए रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसी से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। ये हर आदमी को पता है कि आज के सिस्टम में पैसे से ही सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो वो पैसे को अर्जन करने का कोशिश करेगा, और जिसने अर्जन कर लिया है वो उसको बनाए रखने की कोशिश करेगा। इसी उधेड़-बुन में दोनों लगे रहेंगे और आप उसमें खटपट करते रहेंगे। तो सारी कयोस, सारा आतंकवाद जो है हमारे जीवन में, जितना भी आतंक है, जितना भय है, जितना अवसाद है, जितना दुख है, वो सब इस अर्थशास्त्र के इस मूल नियम के कारण है। और ये अर्थशास्त्र सारी नीतियों को तय करने वाला है, क्योंकि इसी पर ही सारी नीतियां तय होती हैं। आपके पास अगर 1 अरब रुपया हो आज, तो आप जो चीज़ सोचेंगे उसमें, और जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है वो सोचेंगे, दोनों का सोचना एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति से हमारी सोच में भी फर्क आता है, हमारी इच्छाओं में फर्क आता है, हमारे बात करने के ढंग में फर्क आता है, हमारे व्यवहार में फर्क आता है, हम एक दूसरे का शोषण करने और करवाने वाले बनते हैं, इसमें फर्क आता है। क्योंकि जब अर्थशास्त्री ऐसा है कि एक का शोषण किए बिना कोई अमीर बन ही नहीं सकता, तो जो अमीर बन रहा होगा या जितना अमीर होगा वो जरूर किसी का शोषण करके ही बना होगा। एक प्रिंसिपल की तनख्वाह अगर 1.5 लाख रुपए है और एक वहाँ चपरासी की तनख्वाह 20-30 हज़ार रुपये है, तो क्या ये शोषण नहीं है क्या? इसको क्या न्याय बोलेंगे? ये न्याय है। दोनों आदमी मेहनत कर रहे हैं ना वहाँ पे। पियोन भी 8 घंटे की जॉब कर रहा है और एक प्रिंसिपल भी वहाँ 8 घंटे की जॉब कर रहा है, और ये दोनों को पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? जो टैक्स से आ रहा है वहाँ से, और टैक्स सबसे आ रहा है। तो अब एक को हिस्सा दिया जा रहा है 20,000 और एक को हिस्सा दिया जा रहा है 1.5 लाख रुपए। ये क्या न्यायपूर्वक वितरण है क्या आपका? यह अन्याय नहीं है अपने आप में? या वो मुझे बता दें कि किस आधार से उन्होंने प्रिंसिपल की 1.5 लाख रुपए, प्रिंसिपल के श्रम की 1.5 लाख रुपए की कीमत रख दी, और किस आधार से पियोन की 20,000 रुपए की कीमत किस आधार पर रखी? भाई इसका बेस क्या है? इतना ही ना कि पियोन का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और प्रिंसिपल का काम करने वाले थोड़े से लोग हैं। माने उसकी मांग ज़्यादा है प्रिंसिपल की और सप्लाई कम है, और पियोन की मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ये कोई कारण है क्या? क्या इस कारण से आप किसी का शोषण करना उचित है? लेकिन नहीं, यही सिस्टम चल रहा है। और हम एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराने लगते हैं। जैसे गरीब अमीर को उत्तरदायी ठहराने लगता है कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। नहीं भाई, ये नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, वजह यहाँ है, वहाँ नहीं है। अगर ये वजह आप सॉल्व कर दें तो कोई 2 लोगों के बीच में शोषण करने वाला और करवाने वाले का संबंध नहीं बनेगा।
तो ये दुख के कारण का मेरा ये वाला भाग यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई ऐसा सवाल उठता है जो आपको समझ नहीं आया हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात की है जो गलत है, तो आप इसमें जो इसके बीच में सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। फिर दूसरा भाग में कि इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे दुख पैदा नहीं हो और सुखी सुख पैदा हो, वो वाला भाग में रखूँगा। माने इस खराब अर्थशास्त्र का समाधान। बात कहा एक समानता की या समरसता की। नहीं, मैंने अभी समरसता की और समानता की बात वो, नहीं करी है। वही वाह करके वही ठहर रहा है, क्योंकि नहीं, वो नहीं ठहरा सर। एक अभी तक जो बोला है उसमें सवाल कीजिए। सुनिए भैया जी कल वाले में नहीं। भगवत कृपा से ये फौजी भी रहा, उसमें सवाल कीजिए। उस विषय में अगर कोई प्रश्न है, हाँ उसी उस पर कहिए। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो प्रिंसिपल है, वो चपरासी है। हाँ भाई, प्रिंसिपल पढ़ लिख करके मेहनत करके तब उस डिग्री को प्राप्त किया, तब उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, टीचर हुआ होगा, फिर वो यहाँ प्रमोट किया होगा, परीक्षा दिया होगा। बिल्कुल। चपरासी तो हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल पास है, 6वीं 7वीं 5वीं पास है, वो चपरासी हो गए। ठीक बात है। हमारे यहाँ एक कमला सिंह थे, उनका भरमरौली में जो है वो प्यून में कार्यालय में, नहीं वो कक्षा 2 पढ़े थे हजूर, कक्षा 2 तक उस समय। आज मतलब वो शरीर भी छोड़ दिए हमारे ख्याल से, अब उनकी उम्र 80 के आसपास रही होगी अगर रहते तो उन्होंने उस समय 2 पास किया था, वहाँ प्यून की उनकी नौकरी लग गई। और अफसर लोग जो कमांडेंट वगैरह हैं या जो भी एयरफोर्स में अधिकारी होते हैं, वो सब वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश में बात होती है। अब हम लोग कभी कोई मामला गांव में फंसता था तो अंग्रेजी तो पढ़ लिया, लेकिन अर्थ उसका समझ नहीं पाते थे। अब वो पढ़ नहीं सकते थे, अंग्रेजी की पुस्तक दे देंगे, ABCD कर पढ़ने के लिए दे देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप बोलते जाइए हाउ आर यू, आप वो बताएंगे आप कौन, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, वो सब बताएंगे। हाँ मतलब वो अर्थ कर देते थे, लेकिन वो ABCD नहीं पढ़ सकते थे। हाँ, ठीक बात। तो इतना उनको ये 25-30 साल में, जो 32 साल में अनुभव हुआ, सुन करके फाइल कहाँ है, ले आओ, वो फाइल ले करके ले आ देते अफसर के सामने। तो ये उनका कॉन्फिडेंस था। हाँ ठीक बात है ना। लेकिन जो आपने कहा कि वो प्रिंसिपल है उसको 1.5 लाख मिल रहा है, चपरासी को 30,000 मिल रहा है। हम फौज में थे एक बार, फौज में इसमें सवाल पूछे ना आप। हाँ, इसी वो सवाल यही है कि आपने कहा भाई वो श्रम किया है, मेहनत किया है। हाँ नहीं तो एक मिनट, हमारे भाई साहब है, नहीं तो मेहनत के आधार पर नहीं मिल रहा है, वही तो बता रहा हूं। पढ़े लिखे विद्वान, देखिए इतना सब लोग यहाँ बैठे हो, या आप लोग बहुत तमाम टैं परसों कल से हो रहा है ना। आप लोग बुद्धिमान बहुत हो, जितना लोग हो यहाँ, ठीक, इस बुद्धिमान में, बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है, लेकिन विवेकशील कोई प्राणी है, इनको छोड़ करके, वो साहब को छोड़ करके। जी मैं भी हूँ, थोड़ा मेरा दावा है मैं विवेकशील। एक मिनट इनका जो इन्होंने जो बोला है उस पर प्रश्न क्या है, हम 1 मिनट समझा देंगे। इनका जो प्रश्न है, अगर उसमें कुछ ना हो तो फिर बताइएगा। इनका प्रश्न है कि योग्यता के अनुसार वेतन तय है, नहीं है तय योग्यता के अनुसार वेतन। ये मैं सुनिए क्लास आपने हमने जो जाना है, भैया हम तो बोलने दीजिए, नहीं हम ही बोलेंगे तभी समझ में आएगा। आप तो बोलेंगे वो ठीक है, आप चूंकि पढ़े लिखे भी है, विद्वान है। अभी तो आपने बोला था कि वो विवेकशील है, अभी आप उनकी बात भैया नहीं एक मिनट बोलिए। ऐसा है कि विवेकशील नहीं, वो अपना सवाल नहीं क्लियर कर रहे हैं ना, इतना बड़ा कर रहे हैं भैया, इतना नहीं करेंगे। देखिए एक चीज है, और वो हमें बोल रहे हैं कि टैं अरे भाई जी सुनिए, ए हजूर सुनिए, अरे मैं आप ही को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। सबको क्यों बोल रहे हैं? भगवत कृपा से मेरे पास वो है, मैं सिद्ध करूंगा, क्यों टैं कर रहे हो? नहीं, आपको किसी ने प्रिंसिपल नियुक्त किया क्या? आप सर्टिफिकेट? भाई जी सुनोगे तो सही, हजूर प्रश्न से उत्तर सदैव बड़ा होता है। सर आप सवाल करिए ना फिर। हम एक चीज है, आप तो सर्टिफाई करने आ गए हैं। नहीं, आपने जो बात कहा उसी को सर्टिफाइड में कर रहा हूँ। नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा कर रहा हूँ। मैंने नहीं कहा, हम जो बोले दे रहे हैं, अगर वो प्रश्न सही हो तो फिर आप कहिएगा। इनका कहना ये है कि एक चपरासी है जी, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ठीक है, लफंडरी करता रहा, इसके बाद किसी ने कृपा कर दी, चल भाई आजा चपरासी बन गया है ना। और जो अफसर बना, प्रिंसिपल बना जी, वो पढ़ लिख के बना, ठीक है। श्रोता सुनिए, वो पब्लिक सर्विस कमीशन में गया, रिटन परीक्षा दी, फिर इंटरव्यू हुआ, इसके बाद जब इंटरव्यू में भी मेरिट बनी, उस मेरिट के आधार पर वो प्रिंसिपल बना। तो इनका कहना है कि निश्चित रूप से उसका वेतन ज्यादा होना चाहिए, चपरासी के बराबर नहीं हो सकता।
हमारा इस पे ये संशोधन है कि हाँ वेतन ज्यादा होना चाहिए प्रिंसिपल का, लेकिन इतना ज्यादा भी जो है अंतर नहीं होना चाहिए कि एक जो है बिल्कुल किसी लायक न रह जाए और एक के पास बहुत ज्यादा हो। नहीं, मेरा उत्तर बहुत है, आप सवाल पूछ लीजिए। सुनिए, अगर प्रिंसिपल का वेतन 1.5 लाख आज हो गया है, पहले नहीं था, सन 70 के समय में 300 रुपया तनख्वाह होती थी प्रिंसिपल की, तो चपरासी की होती थी 100 रुपया, 3 गुने का अंतर था। आज अगर प्रिंसिपल का वेतन 1.5 लाख है तो चपरासी का वेतन भी 50-60 हजार होना चाहिए। ये बात है, इनकी बात ये है कि दोनों में अंतर उनकी योग्यता का, ये तो कह रहे हैं ना। जी यही कह रहे हैं, और तो कुछ नहीं। नहीं आप स्टार्ट करिए वहीं से, दूसरे बात से। सुनिए, जो कर्म का निर्धारण है वो उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर होता है। प्रिंसिपल के लिए एक योग्यता, एक उसके अपने एक क्षमता होनी चाहिए, तो वो प्रिंसिपल का काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो पद का निर्धारण तो योग्यता और क्षमता के आधार पर है, मगर यहाँ सवाल हो रहा है कि उसके जो श्रम का मूल्यांकन है वो क्यों इस आधार पे कर दिया भाई, उसकी क्या ज़रूरत है? क्या प्रिंसिपल होने से आदमी ज़्यादा खाना खाने लगता है? क्या प्रिंसिपल होने से प्रिंसिपल के बच्चों का पेट ज़्यादा बड़ा होता है, उसको ज़्यादा सुख सुविधाएँ चाहिए, और एक चपरासी के बच्चे को ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं चाहिए? एक चपरासी का पेट जो है छोटा होता है, वो आधे रोटी में काम चला लेता है, क्योंकि श्रम का जो पैसा है वो काहे के लिए दिया जाता है? वो तो इसलिए दिया जाता है ना कि आप और आपके बच्चे एंजॉय करें। इस बात के लिए थोड़ी दिया जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आपका उत्तर हुआ, इसमें नहीं हुआ? ठीक है, ठीक कि श्रम के मूल्य का निर्धारण इस वजह से नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, और अर्थशास्त्र में भी नहीं है इस वजह से। अर्थशास्त्र में अगर कल को अध्यापकों की संख्या ज़्यादा हो गई तो अध्यापक को भी 30,000 मिल जाएंगे, बल्कि ये उल्टा हो जाएगा। अगर चपरासी का काम करने वाले लोग कम हैं और चपरासी की पोस्ट ज़्यादा हैं तो चपरासी को 5 लाख रुपए मिलेंगे और टीचर को 5,000 रुपये में आ जाएगा। अगर ये हो जाए, अर्थशास्त्र ये बोल रहा है। अर्थशास्त्र आपके किसी वस्तु की अधिकता और आपके किसी क्षमता के आधार पर तय नहीं कर रहा आपका मूल्य, वस्तु की अधिकता और क्षमता के ऊपर। हाँ, अब आप मुझे बताइए, आपको ये समझ में आ गया हो तो बताइए, तो आगे घंटों के आधार पर वेतन तय। जैसे आपके यहाँ आप कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति रखें तो शहरों में अमूमन 7-8 रुपया में कोई चौका बर्तन करने वाली मिल जाएगी, झाड़ू पोछा करने वाली 7-8 रुपया मिल जाएगी, दोनों काम कराएंगे तो 2,000 रुपया मिल जाएगा। सिंगापुर में डॉलर में पैसा है और घंटे का है। आपने 2 घंटे के लिए बुलाया तो उसको 2 घंटे का वेतन 3,000 रुपया देना है। उसने पूरे दिन में 6 घंटे अगर काम किया तो 2 घंटे का वेतन 3,000, तो 6 घंटे अगर काम किया तो 9,000 वेतन। तो महीने का, महीना में तो अब जितना काम उसको मिलेगा उतना एक नियमता भाई, दोनों आदमी नौकरी कर रहे हैं तो मिलना ही मिलना काम है। महीने का 2,70,000। आपके यहाँ के राष्ट्रपति की तनख्वाह नहीं है 2,70,000। तो ये बात भी है कि जिस प्रकार से, जैसे यहाँ पर अगर कल के दिन जितने जमादार हैं कहने कि नहीं हम नाली नहीं साफ करेंगे, हम किसी के यहाँ का संडास या मैलिए साफ नहीं करेंगे, आपको 50,000 में बुलाना पड़ेगा उन्हें। अब अंबानी अगर बुलाना चाहेगा तो कहो 2 लाख रुपया देना पड़े अपने घर की नाली और सब साफ करा, नहीं तो खुद साफ करो, नहीं तो खुद करो। तो ये मांग और आपूर्ति के आधार पे तय हो रहा है। अब इनका दूसरा हिस्सा हो जाए फिर उस पर आ जाए। इन्होंने अभी तक जो बोला वो बात 99% तक तो ठीक है बात कह रहे हैं। अब ये दूसरा हिस्सा अपना कहेंगे उसको सुन ली जाए, फिर इनकी और बात जी जी, उसमें आप वो 1% जो रह गया वो रखिए, क्योंकि ये बात अपने आप में कंप्लीट दूसरा आप हिस्सा ले लेंगे ना तो हम उसमें वो फिर आप दूसरे वाले में पूछेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग बात है, हम ये उसी बिल्कुल पर अलग पूछेंगे। बात है। चलिए आप शुरू करें। वो 1% उसी में आ भी जाए, ये हो जाएगा कि आपको अभी सवाल करने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ जाएगा ऐसे करके। तो वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी जो समझ में आ गया है उसमें तो सवाल करने का बनता नहीं है। जो कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ ऐसा बोला है कि वो सही नहीं है, 1% पे हमको ऐसा कहना है जी 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 कि उसमें कुछ तो अंतर रहना चाहिए जी। उसका कारण आप बताइए, उसका कारण किस कारण से अंतर हम वही बता रहे हैं, उसका कारण रहना चाहिए। व्यक्ति की योग्यता और योग्यता के अनुसार उसका जो है कार्य और कार्य के अनुसार उसकी सुख सुविधाएं, अगर उनमें अंतर नहीं होगा तो प्रिंसिपल साहब, आप कितनी पढ़ाई किए हैं? मैंने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एक प्रिंसिपल जब बनता है डिग्री कॉलेज में वो एमएससी करता है जी या एमए करता है और बीएससी करने में 15 साल लग जाते हैं, एमएससी करने में 17 साल लग जाते हैं, फिर 4-5 साल पीएचडी करता है, जेआरएफ क्वालिफाई करता है। ये सब पूरे देश के सबसे टफ एग्जाम होते हैं। इनको पास करने के बाद वो प्रिंसिपल होता है।
फिर उसके जो कार्य की जो शैली होती है वो पूरी तरह से मानसिक होती है, उसे पूरा प्रबंधन देखना है, मैनेजमेंट देखना है, तो उसको पीस ऑफ माइंड दिया जाता है। इसीलिए उसको गाड़ी चलाने से ड्राइवर मिला हुआ है, काम करने के लिए उसको सेवक मिले हुए हैं, और जो सेवक है उसको पीस ऑफ माइंड की वहां आवश्यकता नहीं है। उसको जो कार्य कर रहा, जो स्किल सीख कर आया, जैसे 2वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, वो उसके आगे उसने पढ़ा ही नहीं, उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, तो उसने कहा भाई यही नौकरी हम कर ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग मिल जा रहे हैं, आप जैसे उसने MBA किया, MBA करने के बाद पहले तो ग्रेजुएशन किया, MBA किया, टेक्नोलॉजी सीखी, फिर उसके बाद उसने काम किया, फिर उसने कोई फैक्ट्री लगाई, तो निश्चित रूप से जिसने फैक्ट्री लगाई है और जिसने सीधे 10वीं पास करके 6ठी पास करके पान की दुकान खोली है, उनके दोनों की कार्य क्षमता में, कार्य योजना में अंतर है। तो उनको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो उनको धन मिल रहा है, उसमें निश्चित रूप से अंतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा इतना कहना है। हाँ, अब अगर आप ये अंतर करते हैं तो चपरासी के जो बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर होना चाहिए। कितना अगर प्रधानाचार्य की तनख्वाह 1.5 लाख है, मैं तो चपरासी की तनख्वाह 70-80 हजार होनी चाहिए। मैं इसमें सवाल पूछ रहा हूँ ना, जैसे पहले था नहीं। कि अगर जो है प्रधानाचार्य को 300 रुपया वेतन मिल रहा है, तो वहां पर जो चपरासी है उसको भी 100 रुपया मिल रहा है। ये जो 1/3 से मतलब 3 गुना से अधिक जो है वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए, आमदनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। आज के दौर में ये अंतर बहुत ज्यादा हो गया है, खास तौर से जो प्राइवेट संस्थाएं आई हैं, वहां पर क्या है, जो CEO होता है उसका वेतन करोड़ों में होता है। मतलब आश्चर्य लगता है सुन के, उसका वेतन 3 करोड़ है। IIT से लड़का निकल रहा है, उसका वेतन 1 करोड़ है। वहीं पर जो जूनियर इंजीनियर है उसका वेतन 15,000 है प्राइवेट कंपनी में। रिलायंस में जो जूनियर इंजीनियर है उसको ठेके पर है, उनका वेतन 15,000 है। बहुतों को जॉब भी नहीं मिल रही है। जो IIT का इंजीनियर है उसका वेतन जो है 1.5 करोड़ है। ये अंतर कम किया जाना चाहिए, अंतर रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। हमारी ये बात है। अब मैं इसमें आंसर करता हूँ। अब आप नहीं बोलेंगे, इनको बोलने दीजिए। आपका विषय नहीं आया अभी, वक्ता को बोलने दी। प्रश्न हो तो बोलिए, प्रश्न हो तो बोलिए। प्रश्न से ही रिलेटेड है। नहीं नहीं, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर पहले हो इनका जाए, उत्तर कर दूं, फिर ऐसे व्यवस्था बनी रहेगी। व्यर्थ हो जाएगी। ऐसे तो फिर सब लोग ऐसे क्या होगा ना जाएंगे मैनेजर साहब, ऐसे क्या होगा, अवस्था पैदा होगी। जब आप बोलोगे तो आपको भी अब आप बोलो। कोई बात, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो। जी जी। अगर आप ऐसा करेंगे कि उसको इतना अंतर करेंगे, तो इससे उसके परिवार वालों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उनको सुविधा आप जो देंगे इसी से मिलेगी। तो उनके बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिलेगी जो एक प्रिंसिपल के बच्चे को एजुकेशन मिलने की सुविधा रहेगी। फिर उसके बच्चे को वो पोषण नहीं मिलेगा, चपरासी के बच्चे को, जो एक प्रिंसिपल के बच्चे को पोषण मिलेगा। वो चपरासी की माँ और पिता और बहन और भाई जो भी उस पर निर्भर करते होंगे, फिर उनको वो पोषण नहीं मिलेगा जो प्रिंसिपल के रिश्ते नातेदारों को पोषण मिलेगा। ये जो अन्याय हो जाएगा, ये आपने जो कहा, इस कारण से ये उनके साथ अन्याय हो जाएगा जो आपकी व्यवस्था के हिसाब से उस आदमी पर निर्भर कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है ये अब फिर हम इस पर आ रहे हैं। सन 70 के पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें अगर आप सरकारी जो है सेवा में हैं तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय बने थे। तब ये प्राइवेट स्कूल थे नहीं। ये जो प्राइवेट करने का सिस्टम शुरू हो गया, पूंजीवाद को बढ़ाना शुरू हो गया, यहां से दिक्कत पैदा हुई। तब केंद्रीय विद्यालय का चपरासी है या आपके फौज का चपरासी है, वो भी आर्मी स्कूल में पढ़ता था, कर्नल का लड़का भी आर्मी स्कूल में पढ़ता था, ब्रिगेडियर का लड़का भी आर्मी स्कूल में पढ़ता था, एक साथ पढ़ते थे तो कोई अन्याय नहीं था, एक जैसी पढ़ाई थी, एक जैसी ड्रेस थी। जब रहता था तो इनको अगर आवास मिल रहा था सेना में तो अफसर के लड़के को मिल रहा था, प्रिंसिपल को अगर केंद्रीय विद्यालय में आवास मिल रहा था तो चपरासी को मिल रहा था, चपरासी को अगर 3 कमरे का था तो प्रिंसिपल का जो है 5 कमरे का था। बस इतना फर्क आया। तो ये तो फर्क हो गया ना, क्योंकि ये सारी सुख सुविधा उसके परिवार वाले भी नहीं नहीं, फिर हम यहाँ पर आ जिसका कोई रोल नहीं। नहीं, इसमें सुख सुविधा में कमी नहीं हो रही थी। नहीं, कमी तो हो गई ना सर। नहीं, सुन तो लो, 5 बच्चे सुन तो लो। हाँ, अब चपरासी के भी मान लो 2 बच्चे हैं, प्रिंसिपल के भी 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है। वेतन प्रधानाचार्य को अगर 300 मिल रहा है तो चपरासी को 100 मिल रहा है। 100 रुपया में भी चपरासी वही सब सुख सुविधाओं से जी रहा था जैसे प्रिंसिपल साहब जी रहे थे। सर कैसे जीएगा 100 रुपए में, ये मुझे बता रहे ना। जी जी। सन 70 में आप नहीं पैदा हुए थे, इसलिए नहीं जानते। सन 70 में ही बता दीजिए। 300 रुपए में सुविधा और 100 रुपए की सुविधा एक समान कैसे हो जाएगी? सुन तो लो, आज के दौर में भी हमारे बहुत से ऐसे मिलने वाले हैं जिनकी आमदनी 2 करोड़ रुपया महीने की है। जी जी। लेकिन भोजन में वो उतना ही खाते हैं जितना वो 50,000 कमाने वाला क्लर्क खा रहा है। वो ऐसा नहीं कि भोजन में वो सोना चांदी खाते हैं। और उल्टी बात,
जिनका 2.5 करोड़ वेतन है वो नहीं खा पा रहे हैं जो क्लर्क खा ले रहा है, क्योंकि 2.5 करोड़ वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं खाएंगे, इसमें प्रोटीन कम है, ये नहीं खाएंगे, इसमें फास्ट फूड कम है। वो कह रहा है शाम को समोसा लेकर आता है 600, सब खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो उस पैसे को बचत भी कर रहा है। अब बचत करने पे तो कोई रोक नहीं है। अब चपरासी अगर गांजा पिएगा, शराब पिएगा तो बचत नहीं करेगा, वरना उस समय 100 रुपया में बचत भी कर लेता था। उस समय के लोगों ने शादियां भी की हैं, जमीनें खरीदी हैं। सर क्या ये तर्क सही है आपका? बिल्कुल सही है। फौज के सिपाहियों ने ये खुद बताएंगे। आप चपरासी को पैसा बचाने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे प्रिंस? हम अधिकार किसी को नहीं दे रहे, हम दोनों को कह रहे हैं बचा लो। सर कैसे बचा लेंगे? वो बेचारा 100 में कैसे? अरे भाई 100 रुपया में एक्सेस मनी दी जाती थी उस समय, 100 में बचता था। सर कैसी बात? हमारे नाना जी, अब सुन लीजिए उदाहरण। सर खाना तो दोनों उदाहरण सुनिए ना, उदाहरण सुनिए प्रैक्टिकल। जी जी बताइए। हमारे नाना जी श्री शरयू प्रसाद द्विवेदी जी IIT कानपुर में थे। जी जी। उनके 7 बच्चे थे और बहुत अधिक वेतन नहीं था। ठीक है। पिताजी से अपने झगड़ा करके आए थे। पिताजी जमींदार थे, गांव से 5 रुपया नहीं लेते, तो उनकी पत्नी जो वहां रहती थी वो अपना करें सो करावे। जी जी। वो जिस समय लोग कार से चलते थे, शरयू प्रसाद द्विवेदी जी बाइक से चलते थे। अब IIT जाने के लिए 15 किलोमीटर मेहनत करते थे, पैसा बचाते थे कि हमको लड़कियों की शादी भी करनी है। जिस समय लोग 8 कमरे का बंगला बनवा रहे थे, शरयू प्रसाद द्विवेदी जी 3 कमरे के घर में किराए पे रह रहे थे। उन्होंने कोई बंगले नहीं बनवाया, जबकि बनाना चाहते थे। वो पैसा बचा रहे थे, तो चाहे पैसा बचा लीजिए, चाहे सुख सुविधाएं ले लीजिए। अब हम लोग कार से आए लखनऊ से, 2,500-3,000 हजार का पेट्रोल लग गया। अब हम ट्रेन से आते हो तो 500 रुपया में आ जाते, जनरल में आते हो तो 100 रुपया में आ जाते। चाहे पैसा बचा लीजिए, चाहे आप जो सुख सुविधाएं ले लीजिए। ये तो व्यवस्था प्रकृति ने आपको दी है ना। यही तो कह रहा हूँ कि जो है चपरासी को, अरे भाई हम इनको भी 5,000 दे रहे हैं कि आपको लखनऊ जाना है। ये चाहे तो गाड़ी से जाए, चाहे तो बस से जाए। सर वो नहीं कह रहा, लेकिन फिर आप दोनों को 5-5 हजार रुपए क्यों दे भाई? ऐसा तो नहीं दोगे? क्यों कि दे? एक को 20,000 दोगे, नहीं देंगे। 5 दो, क्या बोले इसमें से बचा लो भाई साहब। हम नहीं देंगे। अब नहीं, 2 मिनट भी रुको। हम नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि एक आदमी 10वीं के बाद पढ़ने नहीं चाह रहा। जिस समय मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहा था, उस समय लड़कियां छेड़ रहा था, उस समय समोसाबाजी कर रहा था, बीड़ी गांजा पी रहा था। ठीक है। वो लड़का बैठ करके मेहनत कर रहा था, रात दिन आंखें फोड़ रहा था गांव में, डिबरी में। ठीक है। इसके बाद वो PhD करता है, शहर में आता है। अभी आपको पता नहीं है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है आपको? गांव से आदमी आया, मैं गाँव का नहीं, अरे नहीं पता है। गांव से आदमी आया, पढ़ाई किया गांव में, जब शहर में आया तो बाप के पास पैसा नहीं था। एक आदमी के घर में नौकरी करता था, सवेरे गाड़ी साफ करता था, झाड़ू मारता था, उसका वेतन मिलता था, उससे पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद वो जाके प्रिंसिपल हुआ, और उन्हीं के साथ के जो गांव के लफंडरी थे वो लफंडर कर रहे थे। वो 5 प्रिंसिपल हो गया। उसको आप कह रहे हो पैसा नहीं मिलना चाहिए, लफंडर के बराबर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? हाँ, उसकी फैमिली भी है ना उसके साथ। अरे फैमिली को मारिए गोली, खाली लफंडर ही थोड़ी ना, उसकी फैमिली भी तो है। अरे भाई उसका क्या होगा? वो सुनिए, उसके साथ अन्याय नहीं, सुनिए, कुछ कोई अन्याय नहीं हुआ। सुनिए लफंडर की फैमिली, सुनिए, कोई अन्याय नहीं हुआ। हाँ, बताओ। जो लड़का प्रिंसिपल बना, PhD किया, उससे जब लड़की शादी करने जाएगी तो वो भी PhD MSc होगी, वो शादी करने जाएगी। अच्छा। और जो वो हाई स्कूल फेल से शादी करने जाएगी, वो भी अंगूठे टेक होगी, 8वीं पास होगी। अच्छा, कंडा गोबर पाथ रही होगी। सुन लीजिए, वो कंडा गोबर पाथने वाली का सपना ही नहीं होगा प्रिंसिपल से शादी करने का। वो उतना ही सोच रही होगी कि चपरासी शादी हो जाए, वही ठीक है। अच्छा, मतलब कंडा पाथने वाली को ज्यादा सुख सुविधा से रहने बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं आपने पढ़ाई करी? जब आपको व्यवस्था दी जा रही है पढ़ने की, क्यों नहीं पढ़ा आपने? अब इसको हम तय कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बोला था कि अगर कोई बात में झगड़ा होगा तो उसको ऐसे तय करेंगे कि अगर वो सबको सुख देती है तो ठीक होगी, और अगर वो सुख नहीं देती है तो गलत होगी। इनको पूरी बात करने दीजिए। अब आप पूरी बात करिए, कारण क्या? सुनिए फिर आप। अरे 1 मिनट रुकिए सुरोही जी, सुरोही अब सुनिए। अरे सर अब सुनिए इसको। हमारे गांव में, हमारे गांव, 1 मिनट, हमारे गांव में एक ही परिवार में 2 लड़कियां थीं। एक लड़की ने पढ़ाई करी, MSc करा, DNHE किया, उसकी शादी इंजीनियर से हुई। उसी की चचेरी बहन, उसने 10वीं नहीं पास किया, उसकी शादी एक जो है भट्ठा वाले से हो गई। ठीक है। अब वो भट्ठा वाला गांव में रहता है। अब आप कहोगे कि उसने उसकी वो रहने लगे जाके सिंगापुर। अब आप कहोगे सिंगापुर वालों को इतनी व्यवस्था क्यों मिली, भट्ठा वाले क्यों नहीं मिली? अरे नहीं पढ़ाई करी थी। सही बात। अरे नहीं मिलेगी भाई, आपका ये इम्प्रैक्टिकल है। सर पढ़ाई करने से नहीं मिल रहा है ना। नहीं, समाधान दो आप। पहले प्रश्न पे आप समाधान अब आप दो, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा जो आप करना चाह रहे हो। अरे अब आप सुनिए, चपरासी है या हम मान लो अनपढ़ के बाद प्रिंसिपल हो गए, आप पढ़े लिखे चपरासी हो गए, आपको फील होगा कि नहीं ये चीज? सर मैंने आपको पहले ही बताया कि पद का जो निर्धारण है वो योग्यता के आधार पर है। सैलरी का निर्धारण आपके पद या योग्यता के आधार पर नहीं है, भी नहीं। सुनिए, अब आप विषय पूरा करिए। सर ये वाला विषय, अरे
सर ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों बोल रहे हैं। आप लोग धैर्य रखिए, बोलने दीजिए फिरोज जी, बोलिए आप बोलिए। हम एक शब्द कह रहे हैं। भाई एक आप शब्द बोलिए, कह देखो रहे हैं। कोई एक अध्यक्ष बन जाओ, आप बोलिए, अब आप बोलिए। एक अध्यक्ष कि जब भी मैं कहीं गलत करूं तो वो उनको डांट नहीं, आप गलत कुछ नहीं कर रहे, आप जो एक मिनट। अच्छा कह रहे हैं। आप क्योंकि समझ नहीं हो रहा आप रुकिए एक मिनट, आप अरे एक नहीं मिनट, सर, आप मैं कोई- पूछूंगा नहीं तो आप- मुझे पता नहीं चलेगा कि एक आपको मिनट, क्या समझ में आ आप रहा है। कोई बात नहीं आता आप ऐसे कोई बात, जितनी बात आपने की उसमें 99% बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, हम भी सहमत हैं। हाँ। हमारा इतना कहना है कि जो आप बिल्कुल अंतर खत्म करना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं, अंतर होना चाहिए। सर मैं अंतर खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने वो बात ही नहीं की है सर, मैंने अंतर खत्म करने की बात नहीं, आप की जो कह रहे हैं कि उसको इतना क्यों मिले, हम उसी को हम कह रहे हैं। नहीं 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 अब आप पूरी आप बात अब दिन बीत जाएंगे, यहाँ रुके रहो। अब आप बोलिए, अब आप आगे बोलिए। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए। एक शब्द मैं कह के आपको शुरुआत करा था। एक शब्द, जो व्यवस्था चल रही है उसमें ये अंतर रहेगा। अगर व्यवस्था परिवर्तित की जाए तो शायद जो व्यवस्था आप बता रहे हैं उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आगे सुने। हाँ भाई साहब, एक निवेदन तो इसको आप देखिएगा। यस अब आप बोलिए, सुनिए। देखो ये मैं आ जाऊं तब बोलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। रुक देखो जाइए, रुक ये- जाइए, वो देखिए अच्छा, श्रोता हाँ। कितने उत्सुक हैं आपको जी, जी। सुनने के लिए। आ जाइए तब। विषय आपने बहुत अच्छा रखा, जी 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 निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय है, चर्चा का विषय है, इस पर मंथन होना चाहिए। जी, जी। बहुत अच्छा विषय है। जी 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 हम आपके कहीं विरोध में नहीं है, हम बस इस पर है कि अंतर रहेगा, बिल्कुल बराबरी नहीं हो पाएगी। इस व्यवस्था में वो रहेगा। वो मैं वो नहीं कह रहा, मैं अंतर रहेगा नहीं रहेगा इस पर अभी चर्चा नहीं है। हाँ, हाँ। चर्चा अभी इस पर है कि ये जो जिस सिद्धांत पर ये है वो सिद्धांत सही है क्या, क्योंकि अगर सिद्धांत ही गलत है तो उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं ना, क्योंकि वो दुष्परिणाम एक आदमी तक सीमित नहीं है, वो उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरी कम्युनिटी, उसकी बहुत चलिए, दूर तक ऑप्शन जाता है। दीजिए, ऑप्शन दीजिए। हाँ तो मैं ये नहीं करा कि सब समान हो जाएंगे, ये तो बात अभी उठी नहीं है। चलिए, ऑप्शन हाँ अभी समस्या की बात थी कि जो समस्या पैदा हो रही है उसका ये कारण है कि नहीं है, इसमें कोई सवाल है तो आप आ जाएगा, आ जाएगा।